प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपने सृजन पुस्तक का 15वां अध्याय, जिसमें तौलिया एकांकी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा रचित है। प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ तक हम तौलिया एकांकी बात करें, तौलिया एकांकी में मूल रूप से एकांकीकार ने आज की जो जीवन पद्धति है, आधुनिक जो जीवन शैली है, और इसमें भी एक तरह से जो आधुनिकतावाद के रंग में व्यक्ति का रंगते चले जाना है, इन सारी बातों का विशेष रूप से चित्रण किया है कि आज का जो व्यक्ति है वो फैशन प्रस्ती और दिखावे का जो दौर है उसमें रंगा हुआ है। यहाँ पर इस एकांकी में जैसे मूल रूप से दो पात्र हैं, एक है मधु, तो वहीं पर दूसरा पात्र वसंत है। इन दोनों के मध्य होने वाले जो वार्तालाप है, जो संवाद है, उस संवाद को प्रस्तुत किया है। इसकी जो कथा वस्तु है वो आज की इस जीवन शैली को आधार बना करके प्रस्तुत की गई है। तो इस एकांकी को पढ़ें उससे पहले हम एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क के जीवन के बारे में हम बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म सन 1910 ईस्वी और इनकी मृत्यु सन 1996 ईस्वी में हुई। उर्दू में लेखन यात्रा आरंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी लेखन में मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से ही अग्रसर हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचनाधर्मिता का विकास हुआ। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना और अनुवाद, इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अस्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक बाहों व अंतर्द्वंद्वों का बखूबी चित्रण किया। इसी क्रम में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इनके संबंध में कहा गया है कि उपेंद्र नाथ अस्क की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो रचनाएं हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल, ये इनके उपन्यास रहे हैं। 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, ये कहानी संग्रह है। लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, ये इनके नाटक हैं। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, ये इनके एकांकी संग्रह हैं। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मियाँ, ये इनका काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियाँ, संस्मरण, यानी कि संस्मरण विधा है, उसमें लिखी गई ये रचनाएं हैं। अन्वेषण की सह यात्रा तथा हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय, ये इनकी आलोचनात्मक रचना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है प्रस्तुत एकांकी के संदर्भ में बात कर रहा है, और यहाँ पर लेखक ने इस एकांकी के संदर्भ में बताया है कि प्रस्तुत एकांकी तौलिया में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह की जो पंक्तियां हैं और वो दे करके और अगला हमें बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए ऐसी पंक्तियों का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए, और जो टॉपिक है, जो पाठ दिया हुआ है, उस पाठ को पढ़ करके फिर इस संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए, और वही उसका उत्तर होगा। तो देखिएगा आगे कि हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं
आनंद मिलता है वह अन्यतर दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जीवन को जीने की कला है, उसको भी प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिएगा कि इसमें मूल रूप से जो पात्र हैं उनमें है जैसे बसंत, चिंती, मधु, मंगला, सुरु। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें मूल पात्र हैं दो, एक बसंत और दूसरा मधु, और इन दोनों की चारित्रिक विशेषताओं को आधार बना करके हमसे प्रश्न किया जा सकता है, बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। स्थान जो है वो नई दिल्ली का है। हालांकि जैसे कि स्थान नई दिल्ली ये एक तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। उसी क्रम में आगे देखिएगा कि जो वहाँ का जो वातावरण है, परिवेश है, उसके बारे में लेखक यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। लेखक कह रहा है कि पर्दा बसंत के ड्राइंग रूम में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। बसंत एक 250 मासिक पाता है, पर नई दिल्ली के 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाईं दीवार के साथ एक मेज लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। यहाँ पर आगे इसी क्रम में कह रहा है, मेज के इधर एक दरवाजा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती, क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है। उस पर सजावट की चीज़ें भी रखी हुई हैं, वैसी ही जैसी मध्यम वर्गीय घरों में होती हैं, लेकिन वे बिखरी नहीं हैं और करीने से अर्थात बहुत ही अच्छे ढंग से लगी हुई हैं। 2 पीतल के गुलदान दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इसी अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेजपोश का डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े। कैलेंडर को एक नज़र देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। अंगीठी के बराबर एक दरवाज़ा है जो रसोई घर में जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंत के कोच का सेट है, यानी कुर्सियों का सेट। इसके आगे एक तिपाई पड़ी है। सेट की गद्दियाँ सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार के बाईं ओर कोच से जरा हटकर एक दरवाज़ा है जो स्नानगृह को जाता है। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है, जिससे बसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी हैं। दाईं दीवार में इधर को एक दरवाज़ा है जो बाहर जाता है। पर्दा उठते समय हम बसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पोंछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनती हुई मधु प्रवेश करती है। अब इनका संवाद देखिएगा। ये फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया, मैं कहती हूँ आप। वसंत जवाब देता है, मुंह पहुँचते पहुँचते रुक कर, ओह ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत के। मधु चिढ़ करके, और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी? जरा आंख खोल कर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, बीच तो धारियाँ पड़ी हुई हैं उनमें, और मदन के कितने सादे और वसंत लेकिन रोएदार। तो करने का तात्पर्य है कि मधु और बसंत के मध्य तौलिए को लेकर के बातचीत हो रही है।
जैसे ही हजामत बनाने के पश्चात वसंत तौलिया लेकर के उसे मुंह पोंछने वाला था तो मधु ने उन्हें टोका और वो बताती हैं कि ये तौलिया मुंह पोंछने के लिए नहीं है। जबकि यहाँ पर जो वसंत है वो ये बात कह रहा है कि एक तरह से बहाना बनाना ही कहेंगे इस बात को कि भाई ठीक है, उसने जो तौलिया है वो लिया है, वो तौलिया एक तरह से उसी के अनुकूल संभवतः होगा, परंतु यहाँ पर जो मधु है वो इस बात को पसंद नहीं करती है। उसी क्रम में देखिएगा, तो मधु यहाँ पर व्यंग्य से कह रही कि दोनों हैं जी आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ बसंत निरुत्तर होकर, कोई उत्तर नहीं देता। फिर वो बोलता है कि वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था, लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं देता। तो मधु यानी खूंटी पर टंगा हुआ तौलिया उठा करके और फिर वो कहती है ये तो टंगा सामने फिर भी। तो वसंत कहता है मैंने ऐनक उतार रखा है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। कहने का मतलब यहाँ पर वसंत इस बात की सफाई देता है कि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा और बिना चश्मे के तो एक तरह से हमारी जो दुनिया है वो अंधी ही हो जाती है, अर्थात कुछ दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर मधु आगे कह रही है जी आपकी दुनिया, जानिए आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुँह फुला धम से कोंच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखकर वसंत तुमने फिर मुंह भुला लिया, नाराज हो गई हो। मधु व्यंग्य से हंसकर नहीं, मैं नाराज नहीं। वसंत तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो ये भी नहीं पहचान सकता। मधु उसी तरह से हंसते हुए मैं कब कहती हूँ। उसी क्रम में आगे देखिएगा, वसंत यानी कि सामने वैसे ही छोड़कर कुर्सी को और उसकी ओर घूमते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने बाहों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती हैं। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती हैं, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था मैंने, अपने सब पत्ते। तो मधु का जवाब आता है कि मेज पर रख दिए थे। मैं कब इनकार करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात है वो बात ये है कि वसंत है वो अपनी मनस्थिति को प्रस्तुत कर रहा है और जो मधु है उसके बारे में बता रहा है। मधु से वो ये बात कह रहा है कि आपके भीतर बाहों को छिपा लेने की जो एक कला होती है वो कला नहीं है। आपके अंतर्मन में जो भी भाव हैं, भले ही चाहे वो उपेक्षा का हो, क्रोध का हो, वो सारे के सारे जो भाव हैं वो उसके चेहरे पर यानी कि उभर आते हैं। और इस तरह की यानी कि जो आदतें हैं वो आदतें यानी कि वसंत को अच्छी नहीं लगती। और वो ये भी बात कहता है कि जब शादी से पहले ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी थी। यहाँ पर मधु है वो भी एक तरह से व्यंग्य से ही मुस्कुरा करके हंस करके जवाब देती है कि हाँ आप लोगों ने ऐसा ही किया है, मैंने कब इनकार किया। उस क्रम में फिर आगे देखिएगा, वसंत कहता है कि तुम्हारी ये हंसी कितनी विषैली है। इसी तरह विष घोल घोल कर तुमने अपने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया। मधु चुप है। वसंत फिर कह रहा है मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु हंसते हुए इसमें क्या संदेह है। वसंत और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं। मधु सिर्फ हंसती रहती है, कोई जवाब नहीं। वसंत मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला और मुझे नजाकतें नहीं आती।
हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 भाई उसे काम में लाते थे। मधु: आप मुझे अरिस्टोक्रेट कहकर मेरा उपहास करते हैं। मैं कब कहती हूँ 10-10 तौलिए हों? वसंत: 10 और किस तरह होते हैं? नहाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ में पोंछने का अलग, फिर तुम्हारे और मदन के। यहाँ पर वसंत और मधु के मध्य बातचीत हो रही है, थोड़ी थोड़ी गर्माहट भी आ रही है। यहाँ पर जो वसंत है वो उन्हें कह रहा है कि मैं आपकी तरह एरिस्टोक्रेटिक जो वातावरण है उसमें पला बड़ा नहीं हूँ, रईसी जो वातावरण है उसमें पला बड़ा नहीं हूँ। मुझे जो नजाकतें हैं यानी कि जो दिखावे हैं वो मुझे नहीं आते। और जो मधु है वो इस बात से नाराज़ होती है और वो ये बात कर रही है कि आप इस तरह की बात करके मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने ये बात कभी नहीं की कि आप लोग 10-10 तौलिए रखें। यहाँ पर जो बसंत है उसी की बात का जवाब देता है कि और कितने तौलिए होते हैं। नहाने का तौलिया अलग है, मुँह धोने का तौलिया अलग है, हजामत का तौलिया अलग है। मदन और यानी कि मधु हैं, दोनों के तौलिए अलग अलग हैं। आगे यहाँ पर जो मधु है वो कह रही है, पहलू बदलते हुए, लेकिन मैं पूछती हूँ कि इसमें दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों न 10-10 तौलिए रखें? कल परमात्मा न करे हम इस योग्य न रहें तो मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह गरीबी में सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुँचा हो उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुँच सकता है? बसंत: मैं कहता हूँ हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पहुँचते रहे। तो मधु कहती है लेकिन बीमारी। अब यहाँ पर जो बात है वो बात यह है कि जो मधु है वो अपने मन का विचार प्रस्तुत करती है। वो कह रही है कि भले ही चाहे यानी कि गरीबी की स्थिति रही क्यों ना हो, लेकिन आज हम यहाँ पर जो कह रही है कि मैं पूछती हूँ इससे दोष क्या है? जब हम खरीद सकते हैं, हम खरीदने की स्थिति में हैं, तो फिर तौलिए क्यों ना रखा जाए? कल को मान लीजिए कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए और जो उस समय मान लो कि ये तौलिए ना खरीद पाएँ, तो भी यानी कि मधु कहती है कि मैं ऐसी स्थिति बनाकर रखूँगी कि हाँ वो एक तरह से तौलिए के रूप में ही वो चीज़ें काम में आ सकें। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि तौलिए न सही, खादी के अंगोछे सही, कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पहुँचा हो उससे फिर किस प्रकार कोई अपना शरीर पहुँच सकता है? अब यहाँ पर उसी क्रम में आगे बसंत कहता है कि हमें से किसी को कोई बीमारी नहीं हुई। मधु: पर चर्म रोग। वसंत: तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं, और फिर रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाला लाल कीटाणु कम हो जाते हैं तब। चूहा सेदनसा की बात जानती हो? मधु: चूहा सेदनसा। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात ये है कि जो वसंत है वो मधु को इस बारे में समझाता है कि बीमारियां ऐसे नहीं होती। हमारे शरीर के भीतर अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो हम बीमारियों में जकड़ जाते हैं। यहाँ पर वो एक उदाहरण भी देता है और वो उदाहरण दे रहा है चूहा सेदनसा का। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो चूहा सेदनसा है इस पर प्रश्न बनता कोई घटना है जिसका चित्रण आगे होगा। इस घटना को हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर बसंत कह रहा है कि शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदनसा गए। उनमें अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के कुछ डॉक्टर भी थे। लंच के समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बेरे ने आकर बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टरों को विश्वास न आया क्योंकि जोहड़ का पानी मैला चिकट था। लेकिन ऐसी कोई बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में न हो और चूहा सेदनसा के जाट हृष्ट पुष्ट लंब तड़ेंगे। यहाँ पर जो बसंत है वो चूहा सेदनसा की घटना बताते हुए कह रहा है कि जो अमेरिका का जो रॉकफेलर ट्रस्ट था वहाँ से कुछ डॉक्टर आए और उन्होंने जैसे ही भोजन के पश्चात पानी की बात कही तो वहाँ पर जो नौकर था उस नौकर ने बताया कि यहाँ पर तो लोग
जोहड़ का पानी पीते हैं, कुआं एक भी नहीं है। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और ये बात भी सामने आई कि जोहड़ का जो पानी बड़ा गंदा है, उसमें किसी न किसी बीमारी के जो रोगाणु हैं वो उसमें मिल सकते हैं या निश्चित रूप से हैं। उसके बावजूद भी यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम स्वस्थ हैं, हृष्ट पुष्ट हैं। तो मधु आगे कह रही है, तो क्या आप चाहते हैं हम जोहड़ का पानी पीना शुरू कर दें? और वो हंसती है। कहने का मतलब एक तरह से वो व्यंग्य ही कर रही है। तो इस पर जवाब दे रहा है बसंत, उठकर कमरे में घूमता हुआ, तुम इस बात पर अपनी विषाक्त हंसी बिखेर सकती हो। उसके सामने रुककर, तुम्हें मालूम हो कि अमेरिका के डॉक्टर वहीं रहे। एक जाट के रक्त का उन्होंने विश्लेषण किया। मालूम हुआ कि उसमें रोग का मुकाबला करने वाले लाल कीटाणु रोग की मदद करने वाले कीटाणुओं से कहीं ज़्यादा हैं। तब उन्होंने वहाँ के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया। पता चला कि वे अधिकतर दही लस्सी का प्रयोग करते हैं और दही में बहुत सी बीमारियों के कीटाणुओं को मारने की शक्ति है। बीमारी का मुकाबला इन नजाकतों और नफासतों से नहीं होता, बल्कि शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करने से होता है जो रोग के आक्रमण का प्रतिविरोध कर सके। यहाँ पर जो वसंत है वो उस चूहा सेदनशाही की घटना के क्रम में ही आगे बताता है कि अमेरिका के जो डॉक्टर थे उन्होंने फिर वहाँ के लोगों का सैंपल लिया, अर्थात वहाँ के रक्त उन लोगों के रक्त की जांच की कि इतना गंदा पानी पीने के बाद भी वो लोग स्वस्थ कैसे हैं। तो पता चला कि उन लोगों के शरीर में अर्थात उनके रक्त में लाल रुधिर कणिकाएँ हैं और वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण बीमारी उन पर हावी नहीं हो सकती। और उनकी जो खुराक है, उनका जो भोजन है, उसमें वो दही छाछ का प्रयोग भरपूर मात्रा में करते हैं। यहाँ पर जो वसंत है वो भी यही बात कह रहा है मधु से कि व्यक्ति के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और वो जो नज़ाकत और नफासत है यानी दिखावा और जो श्रेष्ठता है उनसे नहीं होता, बल्कि शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। आगे इसी क्रम में देखिएगा, मधु कह रही है कि मैंने चूहा सेदनशाही की बात सुन ली। मैले तौलिए से शरीर में लाल कीटाणु फैले या श्वेत, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो इतना जानती हूँ कि बचपन ही से मुझे सफाई पसंद है। मामा जी, यहाँ पर मधु है वो अपनी बात फिर से दोहरा रही है कि वो कह रही है कि अब शरीर में लाल कीटाणु फैलने या श्वेत, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। बात यह है कि मुझे बचपन से ही ऐसे संस्कार मिले हैं जिनके कारण क्या है कि मैं सफाई पसंद हूँ। उसी क्रम में फिर बसंत है और वो कह रहा है, क्योंकि वहाँ पर मधु जो है वो मामा जी का नाम लेती है, और जैसे ही मामा जी का नाम लेती है तो देखो बसंत पर क्या प्रतिक्रिया होती है। मेज के कोने का सहारा लेकर तुमने फिर अपने मामा और मौसा की कथा छेड़ी। माना वे विलायत हो आए, किंतु इसका ये मतलब तो नहीं कि जो वे कहते हैं वह वेद वाक्य है। उस दिन तुम्हारे मौसा आए थे, उन्होंने हाथ धोए तो मैंने कहीं भूल से तौलिया पेश कर दिया। मधु के पास जाकर उन्होंने दांत निपोड़ दिए, नकल उतारते हुए, मैं किसी दूसरे के तौलिए से हाथ नहीं पोंछता, और वे अपने रुमाल से हाथ पोंछने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर वे उस तौलिए से हाथ पोंछ लेते तो उन्हें कौन सी बीमारी चिमट जाती? तो मधु जवाब देती है, अब ये तो अर्थात ये तो वो ही बताएं। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो वसंत है वो मधु के मामा जी के संदर्भ में बात कर रहा है, यानी कि मामा जी की बात आई वहीं पर, यानी कि उनके जो मौसा हैं उनके संदर्भ में भी बात है। यहाँ पर जो बसंत है वो ये बात कह रहा है कि वो लोग वास्तव में विलायत होकर आ गए, लेकिन वो जो बातें कह रहे हैं वो वेद वाक्य ही तो नहीं है, अर्थात शाश्वत सत्य थोड़ी है वो। उस दिन जो उनके जो मौसा जी थे उन्होंने हाथ धोए, बसंत ने उनकी तरफ जो तौलिया है वो पेश कर दिया था और उन्होंने मना कर दिया, और ये जो बात थी ये बसंत को बुरी लगी। तब वो मधु कहती है कि अब भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मना क्यों किया, अब इसके बारे में तो वो ही बता सकते हैं। आगे देखिएगा इस क्रम में,
बसंत कह रहा है और तुम्हारे मामा जी। वापस जाकर मेज पर बैठ जाता है। तुम्हारे जाने के एक दिन बाद मैं उनके यहाँ गया, रात वहीं रहा। दूसरे दिन मुझे सीधे दफ्तर आना था। कहने लगे हजामत यहीं बना लो। मैंने कहा मैं एक दिन छोड़कर हजामत बनाता हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने अनुरोध किया तो मैंने कहा अच्छा बना ही लेता हूँ। तब वे एक निकृष्ट सा रेजर ले आए और कहने लगे नकल उतारते हुए, मैं अपने रेजर से किसी दूसरे को हजामत नहीं बनाने देता, इसीलिए मैंने मेहमानों के लिए दूसरा रेजर रख छोड़ा है। क्रोध के मारे मेरा रक्त खोल उठा। अपने आप को रोककर मैंने केवल इतना कहा, रहने दीजिए, मैं घर जाकर सेव कर लूँगा। यहाँ पर जो बसंत है फिर शिकायत करता है, यानी कि मधु के जो मामा जी हैं उनकी शिकायत करता है। और वो यहाँ पर कहता है कि आपके वहाँ जाने के बाद में एक दिन वो उनके वहाँ पर चला गया और वहाँ पर यानी कि एक तरह से उनके जो मामा जी हैं उन्होंने हजामत बनाने के लिए अनुरोध किया, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने जब आग्रह किया तो मान गए वो। और वहाँ पर उसके जो मामा जी हैं वो उन्हें कहते हैं कि भाई वो अपना रेजर अलग रखते हैं और मेहमानों के लिए अलग रखते हैं। ये जो बात है ये बसंत को बड़ी बुरी लगती है और इसलिए क्या है कि वो मना कर देते हैं। वो यही बात कहते हैं कि रहने दीजिए, मैं घर जाकर के सेव कर लूँगा। तो मधु कह रही है यहाँ पर कि मामा जी। बसंत फिर आगे उसी बात को दोहरा रहा, कह रहा है कि इस पर शायद उन्हें महसूस हुआ कि मुझे उनकी बात बुरी लगी और उन्होंने मुझे अपने ही रेजर से हजामत बनाने पर विवश कर दिया। किंतु मेरे हजामत बनाने के बाद मेरे ही सामने ब्लेड उन्होंने लॉन में फेंक दिया और नौकर से कहा कि रेजर को स्टरलाइज कर लाए। नकल उतारते हुए मामा जी। मधु कहती है मैं कहती हूँ आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना भी काव्य और कला की बात थी। अब यहाँ पर जो बात आती है वो बात जो कि बसंत को मधु के मामा जी की बात बड़ी बुरी लगती है और उन्हीं बातों को वो एक तरह से नकल उतारते हुए व्यवस्था के कारण, दुख के कारण प्रस्तुत कर रहा है कि जब उनके मामा जी को इस बात का पता चला कि ये नाराज़ हो गए तो उन्होंने अपना जो रेजर है वो हजामत बनाने के लिए दे दिया। यहाँ पर बसंत आगे कह रहा उसी क्रम में कि उन्होंने ब्लेड को तुरंत ही मेरे सामने फेंक दिया और अपने नौकर से कहा है कि इस रेजर को स्टरलाइज करके लाए, अर्थात रोगाणु मुक्त करके लाए। अब यहाँ पर जो मधु है वो उन्हें बता रही है, समझा रही है कि आप उनके स्वभाव से परिचित नहीं, आपको बुरा लगा। स्वच्छता की भावना काव्य और कला की भांति है। आगे देखिएगा इस क्रम में। बसंत कह रहा है जो आवेग में है और उसके पास आकर के कहता है कि क्यों काव्य और कला को अपनी इस घृणा में घसीटती हो। तुम्हारे ऐसे वातावरण में पले हुए सब लोगों की नफासत से नफरत की भावना काम करती है, शरीर से, गंदगी से, जीवन में नफरत की। यहाँ पर जो बात आ रही है दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, वो बात ये है कि जो बसंत है वो अपने अंतर्मन की जो पीड़ा है उसको प्रस्तुत कर रहा है कि जहाँ काव्य और कला में भावनाएं छिपी होती हैं, मन की जो पवित्रता उनके माध्यम से प्रस्तुत होती है, वो बात उनकी बातों में नहीं है। यहाँ पर बसंत ये बात कह रहा है कि ये सब दिखावा है। एक तरह से ये श्रेष्ठता जो दिखाई जा रही है ना, इसमें भी नफरत की भावना ही भरी रहती है। वो भले चाहे शरीर से, गंदगी से, जीवन की से नफरत की भावना। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।